Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 10 of unit number 4. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे थे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कब अप्लाई करना है, व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस एंड डिफरेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर इससे पहले बात करूं तो हम लोगों ने किया था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं, दीज आर बेस्ड ऑन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. और जबकि इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि है आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. जी हाँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को दो लेक्चर्स बीच में बताए थे, व्हाट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि वो दोनों लेक्चर यहाँ पे एक तरह से बेस हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमारा होता है वो कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है. तो कंटिन्यूअस है वो केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर, एंड व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट का मतलब क्या था कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, कि अगर x आपका 0 है, x आपका 1 है, x आपका 2 है, x आपका 3 है, इन पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए हम अपने पीडीएफ फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने वहां पे कैलकुलेट करना सीखा है. राइट, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 0 के लिए, 1 के लिए, एंड देन वी कैन मेक अ टेबल जहां पे हम p ऑफ x इज इक्वल टू x को उस टेबल में हर एक x की वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर देते हैं. बट अगर मैं आपको बोलूं अब उसे आप एक कर्व में रिप्रेजेंट कीजिए, तो अगर मैं कर्व भी रिप्रेजेंट करूंगा तो x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही मेरे पास वैल्यू है. सो द कर्व इज लाइक दैट कि एक डिस्क्रीट कर्व हमारे पास जनरेट होके आता है. बट नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की. नाउ व्हाट डज इट मीन? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमने पढ़ा था कि x की वैल्यू यहाँ पे जो पर्टिकुलर वैल्यू थी, नाउ x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि x अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू एज्यूम ले सकता है. राइट, अब अगर x कोई भी वैल्यू, यानी x वेरिएबल है, वेरिएट कर रहा है और वो कोई भी वैल्यू रख सकता है, तो उस कोई भी वैल्यू के लिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी यानी उसका पीडीएफ फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. और पीडीएफ अगर आपको याद हो, हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में पढ़ा था पीडीएफ रिप्रेजेंटेड बाय f ऑफ x, तो यानी कि हम उसके लिए fx कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड इफ आई प्लॉट दिस fx, राइट, अगर मैं इस fx को प्लॉट करूं विद रिस्पेक्ट टू x और मुझे कुछ इस टाइप का कर्व मिल जाए, तो इस कर्व को मैं बोलता हूं नॉर्मल कर्व. Why? बिकॉज इस कर्व की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहली चीज, इट इज अ बेल शेप्ड कर्व एंड सिमेट्रिकल अबाउट इट मीन. तो जो मीन वैल्यू है उस मीन वैल्यू के अराउंड ये सिमेट्रिकल है, तो जो लेफ्ट हाफ है वही सेम सिमेट्रिकल आपका राइट हाफ है. राइट, सो दिस इज द टू मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की कब हम अपने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन. राइट, कब ये fx नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन fx बनेगा, जब आपका ये जो कर्व है ये एक नॉर्मल कर्व आए, बेल शेप कर्व आए, एंड दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन. और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि मीन हो, मॉड हो, मीडियन हो, सभी इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम ही पॉइंट पे है. तो यहीं पे आपका मीन भी है, यहीं पे हमारा मीडियन भी है और यहीं पे हमारा मॉड भी है. तो अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन वी कॉल दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है. अगर आपसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है तो इट इज सिंपली अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे बेल शेप कर्व होता है और इसमें सिमेट्री होती है अबाउट इट्स मीन. राइट, अब अगर मैं इसी फंक्शन को, अब हम तो फंक्शन की बात कर रहे हैं तो fx की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा मैथमेटिकल fx है जिसकी वजह से इस टाइप का कर्व हमें मिल सकता है? So that is called the normally distributed probability density function. यानी कि the probability density function of a normal distribution is defined by this formula, that is fx of is equal to 1 upon sigma under root of 2 pi e to the power minus half x minus mu divided by sigma whole square. अब जब x आपकी कोई भी वैल्यू ले और आप fx यानी कि उसका pdf इस फंक्शन से कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी मुझे क्या मिलेगा, तभी मुझे नॉर्मल कर्व मिलेगा. या आप ये भी कह सकते हो कि इस नॉर्मल कर्व को जो मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन कर रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन रैंडम वेरिएबल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, तो वो वहां पे डिफाइन होगा इस फंक्शन fx से. राइट, जहां पे म्यू क्या है, म्यू इज कॉल्ड मीन एंड सिग्मा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. और मैं जो भी बात कर रहा था कि ऑलरेडी वी हैव डन द पीडीएफ प्रॉपर्टीज. राइट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि fx की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है. एंड द सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है कि fx हमेशा अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक fx को इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल ऑलवेज इक्वल टू 1. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी
और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे, राइट। सो इस प्रॉपर्टी का मेनली मतलब होता है द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। ये जो हम यहाँ पे नॉर्मल कर्व दिखा रहे हैं, इस नॉर्मल कर्व का जो एरिया है, दैट एरिया ओवर द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज कंप्लीट एरिया इज इक्वल टू 1, राइट। और एक और स्पेशल केस यहाँ पे बनता है, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको इसके प्रॉब्लम्स में हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज करनी होती है। वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेट करूं, सपोज अनदर वेरिएबल z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा, राइट। सो ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है f(x), अगर हम यहाँ पे x माइनस म्यू बाय सिग्मा को z बोल रहे हैं तो दिस बिकम z ऑफ स्क्वायर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा e माइनस हाफ z स्क्वायर, और ये जो यहाँ पे था 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, ये बदल जाता है 1 अपॉन रूट 2 पाई। और इस केस में जब हम z को इस वैल्यू के इक्वल रखते हैं विद द कंडीशन म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1, जब हम z को ये मानेंगे तो म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है। तो इस कंडीशन पे जो कर्व है, ये कर्व आपको दिखेगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट ये 0 के अराउंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और टोटल एरिया क्या था, टोटल एरिया था हमारा 1 एज पर द कंडीशन। तो ये जो लेफ्ट हाफ है, दिस इज एग्जैक्टली सिमेट्रिकल अबाउट इट्स राइट हाफ, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे दिस राइट हाफ एरिया इज 0.5 एंड दिस लेफ्ट हाफ एरिया इज 0.5, जहां पे z क्या कर रहा है, z आपका 0 से लेके इनफाइनाइट और यहाँ पे 0 से लेके माइनस इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है। तो है वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड केस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं, जहां पे हम एक अनदर वेरिएबल z लेट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा, और इस बेसिस पे आपका फंक्शन यानी पीडीएफ फंक्शन बदल जाएगा इन दिस फॉर्म। और जब ये फॉर्म होगी तो दिस इज द कर्व, जहां पे इसका कंप्लीट एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी अगर मैं इस फंक्शन को माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटीग्रेट कर रहा हूं तो एज पर द प्रॉपर्टी दैट इज ऑलवेज 1, तो इस कर्व का एरिया हमेशा 1 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा उसमें यही ग्राफ आपका मेनली यूज होगा और यही फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है, राइट। बट क्वेश्चंस पे आने से पहले एक और चीज जो अभी तक हम हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज व्हाट, मीन एंड वेरिएंस। तो यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक वही है, व्हाट इज द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे x ऑफ बार कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर भी हमने मीन कैलकुलेट किया था कि जब हमें एक कंटिन्यूअस पीडीएफ फंक्शन गिवन होता है तो मीन कैलकुलेट किया था, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स dx, और इसको आप x बार बोलिए, या इसको हमने एक और वेरिएबल भी लिया था, दैट इज कॉल्ड e ऑफ x, दैट इज कॉल्ड x मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अब fx की वैल्यू है 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर माइनस ऑफ हाफ x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा होल स्क्वायर dx, राइट। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, लेट x माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा, यानी कि मैं इस 2 को अंदर कर दे रहा हूं, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, x माइनस म्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा होल स्क्वायर। तो इस टर्म को हम क्या लेट कर रहे हैं, इस टर्म को हम t लेट कर रहे हैं। तो अगर ये टर्म t है तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा t प्लस म्यू, और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा इज इक्वल टू dt हो जाएगा, या dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू सिग्मा इंटू dt, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बदल जाएगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बिकॉज लिमिट में कोई चेंज नहीं होना, अगर x इंफिनिटी है तो t भी इंफिनिटी आएगा, x माइनस इंफिनिटी है t भी माइनस इंफिनिटी आएगा, तो लिमिट आपकी वही रहने वाली है। x की वैल्यू क्या रखी, x की वैल्यू हो गई हमारी अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा t प्लस म्यू, राइट। उसके बाद आता है 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई, राइट, ये पूरा अंडर रूट में। इसके बाद e टू द पावर माइनस ऑफ, अब ये पूरी टर्म क्या हो गई, दिस बिकम t स्क्वायर, राइट। और dx की जगह क्या आ गया, dx की जगह आ गया अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा इंटू dt, राइट। सो अल्टीमेटली आप देखोगे अंडर रूट 2 को कैंसिल आउट कर देगा, सिग्मा को कैंसिल आउट कर देगा, और अगर हम इन दो टर्म को अलग अलग ब्रेक कर दें तो एक टर्म हमारी बनेगी, देखिए क्या, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जब अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई, और ये t है e टू पावर माइनस टी स्क्वायर dt, राइट। एक टर्म जब ये अंडर रूट 2 सिग्मा t मल्टीप्लाई होगा e टू पावर माइनस टी स्क्वायर dt से, राइट। और दूसरी टर्म क्या बनेगी, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जब ये म्यू मल्टीप्लाई होगा तो ये म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई और ये e टू पावर माइनस टी स्क्वायर ऑफ dt। अब इन इंटीग्रेशंस को कैसे सॉल्व करूं, इन दोनों पार्ट को कैसे सॉल्व करूं, तो यहां मैंने लिखा है, नाउ दिस पार्ट इज इक्वल टू बेसिकली ऑड पार्ट एंड दिस पार्ट इज रिटन एज इवन पार्ट। सो नाउ व्हाट इज दिस ऑड एंड इवन फंक्शन, आई होप कि आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो ऑड और इवन फंक्शन, बट फिर भी यहाँ पे याद दिलाता हूँ व्हाट इज ऑड फंक्शन। सो अगर ग्राफिकली केवल आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो एक आपका साइन वेव यहाँ बनी है, एक तरह से हाफ वेव, और एक वेव आपकी यहाँ पे। सो ये फंक्शन, ये सिग्नल कैसा है, ये फंक्शन एक तरह से अगर इस हाफ और इस हाफ को आप देखोगे तो ये दोनों
एसिमेट्रिकल टाइप है, यानी एसिमेट्री है इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। वहीं पे अगर मैं सिग्नल को इस तरह से ड्रॉ करूं कि दिस इज योर फर्स्ट सिग्नल एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट, तो यहाँ क्या बोलूंगा, यहाँ दिस सिग्नल इज सिमेट्री है, सिग्नल एकदम सिमेट्रिक है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, राइट। तो जो सिग्नल एसिमेट्रिकल सिग्नल होते हैं दीज आर कॉल्ड बेसिकली ऑड फंक्शंस, एंड जो सिमेट्रिकल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इवन, राइट। अब अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो भी यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है, इफ सम फंक्शन एफ ऑफ टी यू हैव, राइट, और आप उसमें टी की जगह माइनस टी पुट कर देते हो, आपने टी की जगह क्या पुट किया, माइनस टी, कि इस फंक्शन की +1 पे वैल्यू क्या है, कुछ है, और -1 पे वैल्यू क्या है, वो कुछ है। तो अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती हैं, राइट, जैसे कि अगर मैं इस कर्व में बताऊं तो यहाँ पे जो +1 पे वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी -1 पे भी है, बोथ आर सेम एम्पलीट्यूड, यानी कि ये सिग्नल कंडीशन क्या हुई, दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। बट अगर ये कंडीशन ऐसी होती है कि f ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस f माइनस t, यानी कि अगर +1 पे वैल्यू सपोज यहाँ पे a है और -1 पे वैल्यू -a है, तो यानी कि f ऑफ t किसके इक्वल हुआ, माइनस ऑफ f ऑफ माइनस t, तो ये कंडीशन कहलाती है ऑड कंडीशन, राइट। और अगर कोई सिग्नल ऑड है, राइट, और ऑड सिग्नल को आप इंटीग्रेट कर रहे हो ओवर द कंप्लीट साइकिल, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस गिव्स यू 0 रिजल्ट, क्योंकि अगर आपको याद हो एक होता है हमारे पास साइन सिग्नल और एक होता है हमारे पास कोसाइन सिग्नल, राइट, कोसाइन सिग्नल यहां से शुरू होता है, ठीक। सो कोसाइन सिग्नल जो होता है दैट इज द केस ऑफ सिमेट्रिकल सिग्नल, ठीक, बट जो साइन सिग्नल होता है वो होता है हमारा एसिमेट्रिक सिग्नल। तो अगर आप साइन के केस में देखोगे, साइन को आप इंटीग्रेट करके देखना कंप्लीट साइकिल के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आपको रिजल्ट मिलेगा 0। बट वहीं पे आप कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके देखिएगा, कॉस टी को इंटीग्रेट करके देखिएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आपको रिजल्ट 0 नहीं मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है, कोई कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं समझानी है, बिकॉज हम एक डायरेक्ट गिवन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि वेल डिफाइंड फंक्शन है उसका मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड दैट विल बी स्टेट स्टैंडर्ड, राइट। सो यहाँ पे जो दो एक तरह से मेरे पार्ट बने थे उसको मुझे डिफाइन करना है कि वन इज ऑड एंड वन इज इवन, एंड फॉर ऑड सिग्नल द इंटीग्रेशन गिव्स मी 0 वैल्यू, एंड फॉर द इवन पार्ट अगर आप यहाँ इवन पार्ट देखेंगे तो इवन पार्ट दोनों कैसे होते हैं, दोनों सिमेट्रिक होते हैं। तो अगर मैं किसी एक पोर्शन के लिए इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लूं और उसी को डबल कर दूं तो बात बराबर हो जाएगी, यानी कि मैं इस इवन पार्ट को क्या लिख सकता हूं, मैं इस इवन पार्ट को लिख सकता हूं 0 + 0 इसके लिए, और ये हो जाएगा 2 mu by under root of pi, एंड दिस लिमिट गोज टू 0 to infinity e to the power minus t square dt, राइट। सो इंटीग्रेशन लिमिट आपकी 0 से इंफिनिटी हो गई और आपने 2 को बाहर कर दिया, अब इसको इंटीग्रेट करना है। सो नाउ दिस e to the power minus t square dt, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही आएगा कि लेट t square is equal to z, तो यहाँ से t 2t dt यानी डिफरेंशिएट करने पे क्या बनेगा, 2t dt is equal to dz, तो dt की वैल्यू क्या आएगी, dt की वैल्यू आएगी dz upon 2 of t, एंड व्हाट इज अल्टीमेटली t की वैल्यू अगर आप देखें तो t क्या है, अंडर रूट ऑफ z, तो अल्टीमेटली ये है dz upon 2 अंडर रूट ऑफ z। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं तो ये जो हम x बार कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन जो कैलकुलेट कर रहे हैं x बार, दिस इज इक्वल टू 0 तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल ये बचा 2 mu अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई, राइट, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई e टू द पावर माइनस ऑफ z, और dt की जगह क्या लिखूंगा, dz अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ रूट z, राइट। यानी ये हमारे पास बना मीन का फॉर्मूला, जिसे फर्दर लिख सकता हूं क्या, इसे फर्दर लिख सकता हूं कि x बार इज इक्वल टू दैट इज 2 mu अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई एंड देन e टू द पावर माइनस ऑफ z, और ये जो अंडर रूट ऑफ z है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, z की पावर माइनस हाफ, तो यहाँ पे लिख देते हैं z टू द पावर माइनस हाफ e टू द पावर माइनस z डिवाइड बाय 2 ऑफ dz, यानी कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दूं तो दिस कैन बी रिटन एज म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई, एंड दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, तो दिस इज 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन z टू द पावर माइनस ऑफ हाफ e टू द पावर माइनस ऑफ z और dz। और ये अपने आप में, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लिखी है कि अगर 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx है आपके पास फंक्शन, आप उसे इंटीग्रेट कर रहे हो तो दैट गिव्स यू गामा फंक्शन ऑफ n। जी हाँ, ये है गामा फंक्शन। व्हाट इज दिस, गामा ऑफ n, वेयर n इज व्हाट, n इज दिस वैल्यू। तो अगर मैं इस फंक्शन को अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं तो यहाँ पे n की जगह क्या रखा है, यानी कब यहाँ पे माइनस हाफ बनेगा, दैट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ रखा है ना। इफ यू कंपेयर दिस गिवन फंक्शन तो n माइनस 1 की जगह क्या है, माइनस हाफ, तो n की जगह क्या होगा, माइनस हाफ
+1 यानी कि +½ तो n की वैल्यू क्या हो गई +½ यानी कि ये फंक्शन रिजल्ट करता है गामा फंक्शन ऑफ n में। तो इस फंक्शन का आंसर क्या हो गया, इस फंक्शन का आंसर एज पर दिस आइडेंटिटी वी विल राइट μ/√π गामा फंक्शन ऑफ 1/2 एंड गामा फंक्शन ऑफ 1/2 दिस इज ऑलरेडी स्टैंडर्ड कि गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है दैट इज √π, राइट। तो ये आपने गामा फंक्शन पढ़ा होगा इन योर m1 एंड m2 पार्ट, तो वहां पे आपको √π मिलेगा गामा फंक्शन हाफ की वैल्यू। सो √π से √π कट गया, द वैल्यू बिकम्स म्यू। सो दिस इज कॉल्ड द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे x बार की वैल्यू क्या हो गई दैट इज इक्वल टू म्यू। सो डेरिवेशन है, कुछ पार्ट एज इट इज होता है, सब कुछ पार्ट एज इट इज होता है, कुछ भी क्या, लेकिन कुछ इसमें जो पर्टिकुलर फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आई है दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। अब ऑन द सिमिलर वे ड्राइव करते हैं वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, अगर आपको याद हो वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते थे, तो वेरिएंस के लिए हमने पढ़ा था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, राइट। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला था जहां पे हम e ऑफ x स्क्वायर पहले कैलकुलेट करेंगे। e ऑफ x इज व्हाट, दैट इज मीन, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, तो मीन के स्क्वायर को हमें यहाँ पे माइनस करना है, राइट। सो अब e ऑफ x स्क्वायर कैसे आएगा, सो e ऑफ x स्क्वायर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। e ऑफ x स्क्वायर जैसे कि हमने ex का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें x इंटू fx होता है, तो अगर मुझे x स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे x स्क्वायर इंटू fx हो जाएगा, लिमिट -∞ टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे -∞ टू इन्फिनिटी x स्क्वायर, और यहाँ पे हमने फंक्शन fx की वैल्यू पुट कर दी दैट इज 1/σ√2π e टू द पावर -½ x माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, तो बिल्कुल सेम स्टेप है, फिर से मैंने वही माना है लेट x माइनस म्यू बाय √2 सिग्मा इज इक्वल टू t। सो ये कंप्लीट वैल्यू जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर, राइट। तो एक तरह से ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं तो 1/σ√2π ये हो जाएगा e टू पावर माइनस t स्क्वायर, और dx की वैल्यू फिर से वही आएगी दैट इज √2 सिग्मा इंटू dt, जहां पे आपका √2 और सिग्मा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट दिस टाइम यहाँ पे पहले है x स्क्वायर, तो x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा √2 सिग्मा t प्लस म्यू होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन है -∞ टू इन्फिनिटी, राइट। अब यहाँ पे ये टर्म स्क्वायर बन रही है, और a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपैंड करें सो वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, यानी कि अगर मैं इस टर्म को एक्सपैंड करूं तो इस टर्म में बेसिकली 3 पार्ट बन जाएंगे मेरे, कौन कौन से। सबसे पहले अगर मैं 2 सिग्मा t का स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय √π जो हमारा यहाँ पे बचा था इनटू e टू द पावर माइनस t स्क्वायर dt, राइट। और इस कंप्लीट का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी, पहली टर्म। इसी तरह से दूसरी टर्म a स्क्वायर ले लिया, b स्क्वायर ले लेते हैं, तो दिस इज म्यू स्क्वायर इनटू डिवाइड बाय √π और इनटू में e टू पावर माइनस t स्क्वायर dt, प्लस तीसरी टर्म क्या बनेगी 2ab यानी कि 2 इंटू √2 सिग्मा t इंटू u डिवाइड बाय म्यू डिवाइड बाय √π एंड e टू द पावर माइनस t स्क्वायर dt, और ये टर्म भी इंटीग्रेट होनी है -∞ टू इन्फिनिटी, और ये टर्म भी इंटीग्रेट होनी है -∞ टू इन्फिनिटी। अब यहाँ मुझे तीनों टर्म को इंटीग्रेट करना है, और इसका इंटीग्रेशन अभी तक आप कर चुके हो, उसी बेस पे करना है। कैसे कि यहाँ पे 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन √π एक तरह से कांस्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा -∞ टू इन्फिनिटी t स्क्वायर e टू पावर माइनस t स्क्वायर dt, प्लस इस वाले पार्ट में क्या कांस्टेंट है म्यू स्क्वायर अपॉन √π, और इसका इंटीग्रेशन है -∞ टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t स्क्वायर dt, और सेम यहाँ पोर्शन जो कांस्टेंट है वो है 2√2 सिग्मा डिवाइड बाय √π, म्यू भी कांस्टेंट है, अंदर बचेगा t e टू द पावर माइनस t स्क्वायर dt फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। अब अभी हमने किया था इस इंटीग्रेशन को किस बेस पे कर रहे हैं, इवन एंड ऑड फंक्शन। तो अब आप यहाँ इजिली पहचान कर पा रहे कौन सा इन तीनों में इवन है और कौन सा ऑड है। तो दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। व्हाई दिस इज ऑड, बिकॉज यहाँ पे अगर आप t की जगह माइनस t पुट करते हैं तो इट विल गिव्स मी माइनस ऑफ t e टू द पावर माइनस t स्क्वायर, यानी फंक्शन माइनस ऑफ इट्स फंक्शन के बराबर आएगा, राइट। यही कंडीशन थी ना हमारी, f ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ f माइनस t, राइट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे t की जगह माइनस t पुट करूंगा तो ये बनेगा माइनस t टू द पावर माइनस t स्क्वायर, यानी कि दिस इज एन ऑड फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन क्या रिजल्ट करता है, दैट इज 0। तो ये पार्ट तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे, दिस इज ऑड फंक्शन, रिजल्ट हमारा हो गया, इंटीग्रेशन हमारा हो गया 0। सेकेंड पार्ट में अगर आप पाओगे ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन हमारा एक इवन फंक्शन है, और इसको हमने अभी सॉल्व किया था कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी e टू पावर माइनस t स्क्वायर dt, जिसे आप 2 मानोगे 0 टू इन्फिनिटी, और फिर वही सब्स्टिट्यूशन लगा के इसका रिजल्ट क्या आया था, इसका रिजल्ट पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचा था केवल और केवल म्यू, राइट। सो सेम केस में यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचने वाला है म्यू स्क्वायर,
राइट, क्योंकि वहां पे म्यू था, यहाँ पे म्यू स्क्वायर है, तो इस इंटीग्रेशन को जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया इन द सेम मैनर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, वी विल गेट म्यू स्क्वायर, राइट। एंड द फर्स्ट पार्ट, अब ये फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो दिस इज अनदर इवन फंक्शन और इसको भी मुझे सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये इवन क्यों है? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे t की जगह माइनस टी भी रखता हूं तो माइनस टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस टी स्क्वायर। e टू द पावर माइनस टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस टी स्क्वायर। तो यही सेम फंक्शन बनने वाला है, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट एज अ इवन फंक्शन। यानी कि अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करूं? सो मैं यहाँ पे इसी इंटीग्रेशन को लिख सकता हूं कि 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर ऑफ डी टी, राइट। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक। हम इसे मान सकते हैं सपोज इट इज P1, राइट। सो P1 इज इक्वल टू दिस। अब फिर वो ये मेथड है कि लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, राइट, लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे 2t dt जो बनेगा वो बन जाएगा dz और dt की वैल्यू हो जाएगी dz अपॉन ट्वाइस ऑफ z टू द पावर प्लस हाफ, राइट, क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ z। एंड ऑल्सो ये हमारा इवन फंक्शन है तो आई कैन राइट दिस एज अ 4 सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पाई और ये लिमिट हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी एंड दिस इज t स्क्वायर e टू द पावर माइनस t स्क्वायर dt। अब इसे फर्दर मैं टी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो ये वैल्यू हो जाएगी 4 सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई और ये लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, टी स्क्वायर की जगह z, e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर का हो गया e टू द पावर माइनस z और dt के लिए हो गया dz अपॉन 2 और z टू द पावर हाफ। यानी कि अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बाहर बच गया 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई और ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से इन्फिनिटी। z की पावर ऊपर लेके जाएंगे, z की पावर हाफ से इसे काट दीजिए तो ऊपर की साइड z की पावर हाफ बच जाएगा e टू द पावर माइनस z और dz। नाउ अब ये पार्ट हमारा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से कंपेयर हो सकता है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी क्या थी? 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? e की पावर माइनस z dz बन रहा है और यहाँ पे z टू द पावर हाफ बन रहा है, यानी दिस टाइम दिस n माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। यानी कि जब मैं यहाँ पे इसको n की वैल्यू 3/2 रखूंगा तो 3/2 माइनस 1 कितना हुआ? हाफ। तो इसका आंसर क्या बचा? गामा फंक्शन ऑफ 3/2। यानी कि दिस टाइम यहाँ पे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लिखोगे और ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई है एंड दिस रिजल्ट्स इन गामा फंक्शन ऑफ 3/2। और गामा फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? गामा फंक्शन भी हमने पढ़ रखा है कि गामा फंक्शन को अगर आपको सॉल्व करना हो कि गामा ऑफ n इसको सॉल्व करना है तो किसके बराबर होगा? n माइनस 1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n माइनस 1। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3/2 है तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 और गामा फंक्शन ऑफ 3/2 माइनस 1। तो 3/2 माइनस 1 क्या हो गया? अल्टीमेटली हाफ। और 3/2 माइनस 1 क्या हो गया? गामा फंक्शन ऑफ हाफ। और गामा फंक्शन ऑफ हाफ क्या होता है? ये हमने भी पढ़ा था, दैट इज अंडर रूट ऑफ पाई। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा गामा 3/2 है दिस विल रिटर्न एज 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पाई एज इट इज, दिस विल रिटर्न एज हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ पाई, राइट। सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट पाई से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी दिस फर्स्ट पार्ट रिजल्ट्स इन सिग्मा स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बचा? सिग्मा स्क्वायर, राइट। सो एक तरह से हमारे पास 3 पोर्शन थे। द फर्स्ट पार्ट गिव्स यू सिग्मा स्क्वायर, सेकंड पार्ट गिव्स यू ओनली म्यू स्क्वायर, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी मीन वाले फॉर्मूले में सॉल्व किया। इसी तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वेरिएंस अलग से आ रहा है। दोनों एक साथ आते हैं, किसी एक में दिखा दीजिए, दूसरे में सिमिलरली हो जाएगा। और तीसरा पार्ट बिकॉज ऑड फंक्शन है तो दैट इज 0। तो अल्टीमेटली व्हाट इज दिस EX स्क्वायर बिकम? So I can write EX square is equal to sigma square plus mu square only, and hence variance जो हमें कैलकुलेट करना था उसका फॉर्मूला क्या था? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू EX स्क्वायर माइनस E ऑफ X होल स्क्वायर। और ये क्या होता है? मीन, तो यानी कि x बार होल स्क्वायर। तो यानी कि सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर और हमने मीन क्या कैलकुलेट किया? मीन कैलकुलेट किया म्यू। तो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वेरिएंस बिकम सिग्मा स्क्वायर, राइट। सो इसलिए हम वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। जनरली कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें वेरिएंस रिप्रेजेंट होता है सिग्मा स्क्वायर से। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन देन इट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज सिग्मा, राइट। सो दोनों प्रूफ अपने आप में एज इट इज होते हैं। अब तक वैसे क्वेश्चन इस पे नहीं बना है, मैंने नहीं देखा है, बट अगर बाई चांस इस पे क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि कैलकुलेट द वेरिएंस या शो द वेरिएंस ऑफ इन अ केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा ओनली या सिग्मा स्क्वायर ओनली, राइट, सो द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा और वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एज इट इज ये डेरिवेशन वहां पे करनी होगी, चाहे मीन है या फिर वेरिएंस है, राइट। और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड मीन, तो ऑलरेडी इसमें मीन का डेरिवेशन अपने आप ही लगाना पड़ेगा, राइट।
क्योंकि क्वेश्चन की वेटेज अप्रॉक्सीमेट 10 मार्क्स की है, तो आप लोगों को वहां पे दोनों ही प्रूफ दिखाने पड़ जाएंगे। और नहीं आता तो इसमें जो मेन चीज है आपने पढ़ ही लिया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और क्या स्टैंडर्ड कर्व है, राइट। और कर्व का एरिया क्या होता है, दैट इज 1। तो अब इसी कर्व के बेस पे अब आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज यहाँ से प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर में हर बार हर पेपर में पुटअप होती है, राइट। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।